माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये एग्जाम कल होने वाला है। मतलब समझो, देखिए आप कब देख रहे हो। मतलब ये एग्जाम 3 तारीख को हो रहा है, आपका जून में 3 तारीख को एग्जाम हो रहा है। एंड दिसंबर वाले जो स्टूडेंट्स है, दिसंबर 2026 आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जून और दिसंबर का सेम पैटर्न है यहाँ पे 2026 के लिए। और देखिए मैं जो आज अभी करवाने जा रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी क्या करवाया, इनका बुक रिवीजन BHDAE 182 आपका कोड है। BHDAE 182 कोड है, और आपका जो टाइटल है कोड का, हिंदी भाषा और संप्रेषण। ठीक, तो इस कोड का मैंने आपको सबसे पहले क्या कराया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाया। ठीक है, उसके बाद आपको कंप्लीट बुक रिवीजन करवाया। कंप्लीट बुक रिवीजन, पूरा बुक रिवीजन बहुत ही इजी लैंग्वेज में कराया। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल में, या फिर आप सर्च कीजिएगा BHDAE 182 बुक रिवीजन प्रेम सर, या फिर कुछ भी मेरा नाम से सर्च कीजिएगा BHDAE 182 कोर्स, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये जो मैं लेके आया हूँ लास्ट टाइम का है, ये कि एग्जाम देने से पहले देखिए आप लोगों ने एक असाइनमेंट जमा किया था एग्जाम देने से पहले। तो ये असाइनमेंट जो है, आप लोग देखिए यहाँ पर, ये असाइनमेंट कुछ इस प्रकार आपको दिख रहे हैं ना। यही असाइनमेंट आप लोगों ने जमा किया था। तो देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके असाइनमेंट से कम 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए आपको मैं यहाँ से जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा दूं, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं। सो आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ये जो एग्जाम होता है 30 मार्क्स, सॉरी, ये जो एग्जाम होता है आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। क्या होता है, ये एग्जाम आपका 50 मार्क्स होता है। 50 मार्क्स के लिए आपको भैया 5 ही क्वेश्चन लिखने होते हैं वहाँ पे। तो देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। और आप लोग चैनल में नहीं हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा आपके एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए। ठीक है, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, भाषा के स्वरूप एवं प्रकृति पर चर्चा कीजिए। और दूसरा ऐसे में क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और उसके विकास को रेखांकित कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके आने की चांसेस है यहाँ पे। ठीक, अब देखो दूसरा है आपका, मूल स्वर को साधारण स्पष्ट कीजिए। दूसरा, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेदों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे है दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन है आपके। तो सभी इनमें से कोई ना कोई रिपीट आपके हो जाएंगे, सो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपके खंड ख में है, जो 4 नंबर 10 मार्क्स के 40 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के। ठीक, कुछ इस, और खंड ग में आपका ये है। तो आप यहाँ देखो 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो ये आपने देखा। बट हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, तैयारी तो भी करना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा के स्वरूप और प्रकृति पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपके भाषा के स्वरूप है, ये जो आपके बुक है, सॉरी, यहाँ बुक का जो टाइटल है आपका, इस कोड का जो टाइटल है, इसका मतलब अगर समझ जाते हैं ना, तो आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि BHDAE 182 में ये हिंदी भाषा क्या है भैया। हम लोग इंडिया में हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है भाई, ये हमारे के लिए क्या है, एक लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज, राजकीय भाषा है, हिंदी भाषा इंडिया में यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में लोग कौन सा भाषा यूज करते हैं, हिंदी भाषा का। और संप्रेषण मतलब होता है स्टूडेंट्स बातचीत। कोई भी भाषा, लैंग्वेज जो जिससे हम लोग बात करते हैं, वो तो लैंग्वेज भाषा ही हुआ, जिसके मदद से हम लोग बात करते हैं। तो संप्रेषण क्या होता है, कि जब 2 या 2 से अधिक लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, वो संप्रेषण होता है। ये समझ में आ गया। देन उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, समझिए। चलिए, भाषा के स्वरूप और प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तो भाषा जो है मानव जीवन का एक अनिवार्य और विशिष्ट उपलब्धि है ना। तो मनुष्य के लिए लैंग्वेज बहुत जरूरी होता है। अगर लैंग्वेज आपका नहीं है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपका कोई ना कोई भाषा नहीं, तो आप बात कर पाओगे, आप कुछ कर पाओगे नहीं। तो मानव जीवन के लिए क्या है, जीवन में है ना, जीने के लिए आपको भाषा का यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई। ठीक है, भाषा तो अनिवार्य है और विशिष्ट उपलब्धि है। इसके बिना ना तो समाज की कल्पना की जा सकती है, और ना ही संस्कृति के विकास। तो भाषा के बिना ना ही समाज समाज में रह नहीं पाएंगे, समाज को बना नहीं पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो भाषा के बिना भाई कुछ भी करना संभव नहीं है। अंडरस्टैंड। भाषा मनुष्य को अपने विचार,
भावनाएं और अनुभव और ज्ञान व्यक्त करने का साधन प्रदान करती है। यह केवल संप्रेषण का ही माध्यम नहीं है। भाषा से सिर्फ हम लोग बातचीत ही नहीं करते बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक चेतना की अभिव्यक्ति भी करते हैं। भाषा के स्वरूप और प्रकृति का अध्ययन हमें इसके वास्तविक महत्व को समझने में सहायता करती है। तो चलिए हम लोग भाषा के स्वरूप को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने वो नोट्स रिवीजन वाला वीडियो नहीं देखा जो मोस्ट जिससे 5 इयर्स के जो पीवाई के क्वेश्चन का रिपीटेड क्वेश्चन लिया था और उनको बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज मैंने समझाया है, इजी लैंग्वेज में नोट्स रेडी किया है। आप लोग नोट्स अभी तक नहीं लिए हो तो जल्दी से भैया नोट्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो नोट्स परचेज कर लीजिए, कहाँ से? व्हाट्सएप से। और देखिए नोट्स जब परचेस कीजिएगा ना, आप देखो एग्जाम देने से ना 1-2 घंटा पहले भी अगर देख लेते हो ना, एक बार रिवाइज कर लेते हो ना नोट्स का अच्छा से, और बुक भी देख लेते हो, सॉरी वीडियो देख लेते, वीडियो तो पहले देख ही लो, जल्दी लिखो और फटाफट आप लोग रिवीजन कर लोगे, पक्का बहुत अच्छा एग्जाम देंगे आप। कल जरूर बताओगे एग्जाम कैसा गया, बहुत अच्छा फीडबैक दोगे सर बहुत मजा आया। तो जल्दी चाहिए जाके परचेस कीजिए। तो आप लोग ये नहीं सोचिए, देखो बहुत अच्छा रेट मिलता है, कोई चॉकलेट थोड़े ना है। वो चॉकलेट थोड़े ना है कि भाई मतलब पैसा फ्री में, मतलब पैसा लग रहा है ये वो। तो ये देखो ये क्या है भाई, ये जो आपको नोट्स दे रहा हूँ आपके फ्यूचर के लिए है, और ये कोई ज्यादा हाई रेट नहीं है, बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छा मिल रहा है नोट्स। जाके नोट्स जल्दी परचेज कर लीजिए। ठीक, चलिए भाषा का स्वरूप देखते हैं। भाषा का स्वरूप बहुआयामी और व्यापक है ना, मतलब कि भाषा को बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, ये बहुत अलग इसका व्यापक रूप है। इसके जो प्रमुख अलग स्वरूप निम्नलिखित है। सबसे पहला ध्वन्यात्मक स्वरूप इनका है ना। तो भाषा का मूल आधार क्या है? ध्वनि है। जो मतलब कोई भी हम लोग भाषा बोलेंगे उनमें ध्वनि का तो यूज होगा ही। ध्वनि नहीं होगा, साउंड नहीं निकलेगा तो कोई भाषा तो बोलेंगे ही नहीं। ठीक है। तो बोलना और सुनना भाषा की प्राथमिक क्या है भैया? प्रक्रिया है। इसको लिखित भाषा भी और मौखिक भाषा पर भी आधारित किया जाता है। दूसरा स्वरूप है इसका संकेतात्मक का। ठीक है। भाषा में शब्द और वाक्य संकेतों के रूप में कार्य करते हैं, जिनके माध्यम से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है और प्रत्येक शब्द किसी न किसी अर्थ का संकेत देता है। नेक्स्ट आगे है स्टूडेंट सामाजिक स्वरूप। भाषा का कौन सा स्वरूप? तीसरा स्वरूप है सामाजिक स्वरूप। तो भाषा समाज में जन्म लेती है और समाज में ही विकसित होती है। व्यक्ति अकेले भाषा का निर्माण नहीं कर सकता। कोई भी लैंग्वेज हो तो इंसान खुद से नहीं कर सकता जब तक समाज उसमें न सम्मिलित हो। ठीक है। तो समाज के सम्मिलित से भाषा का निर्माण होता है। सामाजिक संपर्क से ही भाषा जीवित रहती है। ठीक। उसके बाद अगला स्वरूप है इसका भैया भाषा का सांस्कृतिक स्वरूप। किसी समाज की संस्कृति, परंपरा, मूल्य और विश्वास भाषा में निहित होते हैं। भाषा के माध्यम से ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच पाते हैं। अंडरस्टैंड? और भाषा के नेक्स्ट स्वरूप कौन सा भैया? भाषा का नेक्स्ट स्वरूप है आपका व्यवस्थित स्वरूप। तो देखिए भाषा अव्यवस्थित नहीं होता है, इसके अपने नियम, व्याकरण और संरचना होती है, जिसका पालन करके ही भाषा प्रभावी बनता है। अब भाषा की प्रकृति की बात करें तो भाषा की प्रकृति उसके व्यवहारिक और आंतरिक गुणों को स्पष्ट करती है। इसे निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। कौन कौन? पहला संचरात्मक प्रकृति। भाषा का प्रमुख उद्देश्य विचार और भावनाओं का संप्रेषण है। बिना भाषा के सामाजिक संपर्क संभव नहीं है ना। तो भाषा के बिना क्या सामाजिक संपर्क हो पाएगा? अगला प्रकृति गतिशील प्रकृति। भाषा स्थिर नहीं होती है, समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। नए शब्द में जुड़ते हैं और पुराने शब्द लुप्त हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? चलो अगला है सीखी हुई प्रकृति। भाषा जन्मजात नहीं होती। ठीक। भाषा जन्मजात नहीं होती बल्कि समाज में रहकर सीखी जाती है। तो बच्चा अपने परिवार और परिवेश से भाषा क्या करते हैं? अगल बगल से और परिवार से क्या करते हैं? परिवार से और पड़ोसी से, ये सबसे अगल बगल से समाज से सीखते हैं। अगला है नियमबद्ध प्रकृति। कौन-सा? नियमबद्ध प्रकृति। तो प्रत्येक भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होते हैं, है ना? अपना एक ग्रामेटिकल रूल होते हैं। इन नियमों के अनुसार बिना भाषा स्पष्ट और अव्यवस्थित हो जाती है। अगर इन नियम का मतलब कुछ ग्रामर का यूज़ नहीं करेंगे तो भाषा बेकार हो जाएगा। सही है ना? समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो आगे। इसका नेक्स्ट स्वरूप कौन सा है भैया? नेक्स्ट स्वरूप है आपका सृजनात्मक प्रकृति। तो भाषा जो है नेक्स्ट प्रकृति ये है सृजनात्मक प्रकृति। भाषा सीमित शब्दों के माध्यम से अनंत वाक्यों की रचना कर सकती है और यह इसकी रचनात्मक शक्ति को दर्शाती है।
अगला है भाषा भावनात्मक प्रकृति। भाषा केवल विचार ही नहीं, ठीक है, बल्कि भावनाओं की भी अभिव्यक्ति करती है। प्रेम, करुणा, क्रोध और आनंद जैसे भाव भाषा के माध्यम से व्यक्त होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष में क्या लिखा है भैया? निष्कर्ष में आपका लिखा है कि भाषा एक जीवंत सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है। इसका स्वरूप ध्वन्यात्मक, संकेतात्मक और सामाजिक है, जबकि इसकी प्रकृति संचरात्मक, गतिशील, सृजनात्मक और नियमबद्ध है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य समाज से जुड़ता है और अपनी पहचान बनाता है। अतः भाषा मानव सभ्यता की आत्मा और इसके बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ आ गया। वैसे तो आप खुद से भी समझ सकते हो, क्योंकि ऐसा इजी लैंग्वेज लिया गया है ना, जो आपके आप खुद से रीडिंग करके भी समझ सकते हो। समझ में आ गया? सो आप एक बार देख लो। अगर आगे देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल स्वर को साधारण स्पष्ट कीजिए। तो भाषा की ध्वन्यात्मक व्यवस्था में स्वर का अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? स्थान है। तो मूल स्वर को क्या करना? साधारण स्पष्ट करना है। तो समझिए, भाषा की जो ध्वन्यात्मक व्यवस्था है वो स्वर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय मुख, कंठ या फिर जिह्वा में कोई रुकावट नहीं आने देते हैं, तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? स्वर कहेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको और भी अच्छा से एक्सप्लेन किया है नोट्स वाला वीडियो में और बुक रिवीजन वाली वीडियो में। स्वर भाषा की आत्मा माने जाते हैं। भाषा की जो आत्मा क्या होता है? स्वर होता है, क्योंकि इनके बिना शब्दों की जो है कि रचना वो संभव नहीं है। स्वरों में भी जो स्वर अपने आप पूर्ण, स्वतंत्र और किसी अन्य स्वर के सहयोग के बिना बोले जाते हैं, जो बिना किसी के सहयोग के बिना बोले जाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे, उसे मूल स्वर कहेंगे। चलिए इसको और अच्छा से समझें। तो मूल स्वर का क्या अर्थ हुआ? मूल स्वर वे होते हैं जो ना तो किसी अन्य स्वर से मिलकर बनते हैं और ना ही उनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर का सहारा लिया जाता है। मतलब वो स्वतंत्र होते हैं, खुद का वो मालिक होते हैं। तो ये स्वरों के मूल रूप होते हैं ना, जिनसे आगे चलकर संयुक्त स्वर व्यंजन मात्रा रूप में विकसित होते हैं ना। मतलब ये व्यंजन में जाके मिलकर इन्हें आगे बढ़ाते हैं और भाषा को, लैंग्वेज को और आगे, मतलब हिंदी भाषा में मूल स्वर ध्वनि अव्यवस्था के आधारशिला, मतलब कि भाषा को वो मजबूत करते हैं ना, भाषा का आधारशिला है ये। बाकी आप लोग देखिए इस वीडियो को रोक के ना हिंदी इसको समझिए। हिंदी के मूल स्वर आपके अगर कहा जाए तो ये कुछ इस प्रकार है: अ आ, छोटी बड़ी, है ना, छोटी। सो इन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और ये किसी अन्य स्वर के संयोग से नहीं बनते हैं। ठीक है, चलो आगे। बाकी आप लोग ना वीडियो को रोक कर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए पढ़ने का, बहुत इजी लैंग्वेज में है। मैं तो बस इसलिए ये वीडियो लाया हूँ ना, ताकि आपको ये बता दूं कि ये जो आपका असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसीलिए आपको सभी क्वेश्चन को देख कर जाना है। आपका देखिए क्वेश्चन क्या, हिंदी भाषा के स्वरूप और क्षेत्र पर विचार कीजिए। ठीक, तो हिंदी भाषा, हिंदी जो है कि भारत की प्रमुख और व्यापक रूप से बोली जाने वाली क्या है? लैंग्वेज है। यह न केवल एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति, साहित्य और सामाजिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति भी है। हिंदी का स्वरूप बहुआयामी, क्या बहुआयामी, और इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, जिससे इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्ता स्पष्ट होती है। चलिए, हिंदी भाषा का स्वरूप देखिए, आप लोग देखिए, आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए। मैं इसलिए लाया हूँ, आप लोग खुद थोड़ा एक बार देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 है, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का सावधान स्पष्ट कीजिए। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था, तो आप लोग वहाँ देखिएगा। स्वर एवं व्यंजन वर्णों का सावधान स्पष्ट करना, तो उस भाषा की ध्वनियों को ही क्या कहते हैं भैया? वर्ण कहते हैं, है ना। भाषा की ध्वनियों को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो मतलब जैसे कि ये व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, है ना, आप लोग जानते हैं ना। हिंदी भाषा में वर्णों को मुख्य रूप दो रूपों में बांटा गया है ना। कौन कौन? स्वर और व्यंजन वर्ण। इन दोनों के सहयोग से ही कोई भी वाक्य, कोई भी भाषा का निर्माण होता है। इसलिए स्वर और व्यंजन ज्ञान हिंदी व्याकरण की आधारशिला माना जाता है। तो स्वर वर्ण देखिए, यहाँ पर देखिए स्वर वर्ण देखिए आपके हैं, और हिंदी के स्वर कौन कौन से हैं ये सब आपको मैंने पहले भी बताया था, है ना। उदाहरण ये है
ये स्वर में जैसे मान लो कि अ से क्या क्या बोला जाता है, अ से अ वाला उच्चारण क्या होता है, कमल अ सुना दिया, जल 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 जल, है ना, इसमें सुना उच्चारण में अ सुना देता है, आम राम आ सुना देता है। ठीक है, इमली किरण ई सुना देता है, ई इमली किरण ई की, है ना, ईख ईख, है ना, बड़ी ई का मात्रा यहाँ से ईख, दीप। तो इसी तरह से आपको सुनाया जाता है उल्लू, उल्लू उल्लू कुर्सी, है ना, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ऊन फूल। ये सब आप लोग देखिए, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर आप लोग देख लीजिए, ये सब वीडियो को रोक रोक कर देखिए। ये जो अगला है हिंदी के व्यंजन है, तो व्यंजन ये भी याद रखिएगा, 33 व्यंजन होते हैं, ये याद रखिएगा। और बाकी इसी तरह से आपको याद होगा कितना अच्छा क ख ग घ ये सब। ठीक, इसका भी उदाहरण है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वरों के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं स्वर का, वो पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कौन कौन प्रकार होते हैं स्वर के प्रकार, हर्ष स्वर, कैसे कैसे होते हैं भैया हर्ष स्वर, है ना। ठीक है, और छोटी बड़ी ऊ, छोटी ऊ री, ये सब हर्ष में आ जाएगा। कलम, है ना, वन, किरण, चित्र, कुर्सी, पुस्तक, ये सब। अगला दीर्घ स्वर में बड़ी की मात्रा आएगी, देखो, है ना, बड़ा बड़ी बड़ा वाला, है ना, दीर्घ स्वर, जैसे कि बड़ा आ सॉरी आ, बड़ी ई, दुर्गे ई, है ना, बड़ी ऊ, ए आई ओ ये सब। ठीक, समझ गया क्या। चलो बाकी यहाँ उदाहरण है, इसको पढ़िए। मूल स्वर देखिए, मूल स्वर, मूल स्वर कोई भी देखिए भैया, मूल स्वर ये है और आ छोटी ई बड़ी ई। वीडियो को रोका पड़िए। संयुक्त स्वर क्या है भैया, जो जोड़ के बन जाता है ना, जैसे मान लो ए, अ और ई मिलके ए बन गया, ओ औ, अ प्लस उ मिलके औ हो गया, इस तरह से देखिए। नासिक स्वर देखिए, चंद्र बिंदु वाला, जिस उदाहरण है इसका माँ चांद चंद्र बिंदु वाला कोई भी नासिक स्वर में आता है। ठीक है, आगे अब है आपका लिंग विधान और लिंग परिवर्तन पर, है ना। तो लिंग विधान, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लिंग विधान देखिए। यहाँ देखिए, लिंग विधान से उन नियमों से है जिनके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि कोई शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग विधान के कुछ प्रमुख आधार निम्नलिखित है, कौन कौन से देखिए, यहाँ देखिए ना, मान लो ये देखिए, यही ना होता है राजा पुत्र, तो राजा क्या है पुल्लिंग है, पुत्र क्या है पुल्लिंग है। अगर इसका हम लोग अगर स्त्रीलिंग बोलेंगे तो क्या रानी हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हुआ शब्द के अंदर के आधार पर। और देखो और देखिए और भी लिंग परिवर्तन क्या है, अगर चेंज कर दें, जैसे मान लो लिंग परिवर्तन क्या मतलब पुत्री, पुत्र, पुत्र में क्या है पुल्लिंग है, और इसमें लिंग परिवर्तन करेंगे तो पुत्री हो जाएगा, मतलब कि पुल्लिंग से ये स्त्रीलिंग हो गया। सेवक पुत्र पुल्लिंग है, सेविका स्त्रीलिंग है, तो बस इसी तरह से समझ में तो आता ही है, हल्का है। अंतिम अक्षर यहाँ पे बदला गया, देखो अंतिम अक्षर बदल कर भी बदल सकते हैं, तो लड़का का लड़की, ऐसा भी अलग अलग वर्ड्स होते हैं, राजा का रानी, है ना। तो ये सब, चलो समझ लीजिए वीडियो रोक कर, और भी देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पर भाग ग में देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, तैयारी कीजिए। लेखन कौशल से आप क्या समझती या समझते हैं। देखिए आप ये नहीं सोचिए कि सर जी आप भगा रहे हैं, भगा नहीं रहे हैं, देखिए आपके ये सब ना कंप्लीट करवा दिया हूँ। बाकी मैं ये बताने के लिए आया है भाई, आपको ये यहाँ से भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन देख कर जाना एग्जाम में, अच्छे से एग्जाम देना भी है ना, है कि नहीं। और जितने भी मैंने क्वेश्चन दिया है ना आपके नोट्स में जो आपने परचेस किया है, तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं और वहीं से आएंगे। बुक रिवीजन और नोट्स रिवीजन जरूर कीजिएगा, ये मैं आपको बोलूंगा भैया, जरूर कीजिएगा। चलिए, लेखन कौशल से आप क्या समझती या समझते हो। लेखन कौशल से तात्पर्य क्या है, कि तात्पर्य उस क्षमता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करते हैं, अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और सूचनाओं को लिखित रूप में क्या करते हैं, स्पष्ट, क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं, है ना। यह भाषा के 4 मूल कौशलों जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में से है। ठीक है, और यह एक महत्वपूर्ण क्या है, कौशल है। लेखन लेखन केवल शब्दों और कागजों पर उतारना नहीं होता, बल्कि सोच, विचार, कल्पना और भाषा ज्ञान का भी संतुलित क्या है, प्रयोग है। एक अच्छा लेखन कौशल होने पर व्यक्ति अपने विचारों को सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत कर पाता है। इसमें शब्द चयन, वाक्य रचना, व्याकरण, विराम चिन्ह और शैली का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेखन कौशल के माध्यम से निबंध, पत्र, कहानी, रिपोर्ट, आवेदन और लेख आदि लिखे जाते हैं। यह शिक्षा, प्रशासन, पत्रकारिता और साहित्य जैसे अनेक क्षेत्रों में अत्यंत
उपयोगी है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन भी ये आप लोग तैयारी कीजिए। देवनागरी लिपि की वर्ण व्यवस्था का विवेचन कीजिए, है ना। तो देवनागरी लिपि भाषा की प्रमुख और वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। इसकी वर्ण व्यवस्था सुव्यवस्थित, तार्किक और उच्चारण पर आधारित है, जिससे भाषा को लिखना और पढ़ना सरल हो जाता है। देवनागरी लिपि में वर्णों का मुख्यतः स्वर और व्यंजन दो भाग, मतलब कि जो इसके देवनागरी जो लिपि किसके अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, स्वर और वर्ण के अकॉर्डिंग। बस देवनागरी लिपि में सामान्यतः 11 स्वर होते हैं और 11 स्वर माने जाते हैं, जैसे अ आ छोटी ई बड़ी ई, है ना, उ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं ना। और इसके अकॉर्डिंग देवनागरी लिपि में 33 व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, है ना, त वर्ग, प वर्ग, उष्म व्यंजन, अति अंतस्थ व्यंजन, ये सब ओष्ठ व्यंजन। तो ये सब मैंने नोट्स में भी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पद क्रम से आप क्या समझते हैं। मतलब कोई भी लैंग्वेज को एक सही तरीके से बोलना, सही सेंटेंस में बोलना, वही पद क्रम है। जैसे मान लो मैं स्कूल हूँ जाता, मैं स्कूल हूँ जाता, ये सही क्रम में नहीं है। इसको अगर सही से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मैं स्कूल जाता हूँ, है ना। तो ये भैया हलवा है, समझ गए। तो यहाँ आपको एग्जांपल भी देखो, फल राम फल खाता है। और कोई इसको बिगाड़ देगा, कहेगा कि फल राम खाता है, तो ये थोड़ा सा अलग अलग है ना, लेकिन शुद्ध कौन लगेगा, राम फल खाता है। देखिए है ना कि ये वो यही है, पद वर्ड को सही तरीके से लिखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कारक और विभक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। कारक क्या है, मैंने इसको बता दिया है बुक रिवीजन में। विभक्ति क्या है, ये बता दिया है। तो जाके देखिए, समझिए, यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ये सब। ठीक है, ये सब मैंने दे दिया। और जाइए, ये पीडीएफ आपको ये मतलब परचेज करना है अगर नहीं किए हैं नोट्स वाला, और एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी एग्जाम का जो भी सब्जेक्ट का नोट्स लेना है व्हाट्सएप से लीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज होगा। और एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो बाय। जन स्टूडेंट बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।